हेलो एवरीवन। आज है 2 सितंबर और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी बेंचमार्क ब्रांड यील्ड्स में वृद्धि, 2027 की जनगणना में इमारतों का जियो ट्रैकिंग और जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं उनके छूट में संशोधन, एआई आधारित ऐप आदिवाणी लॉन्च। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, केंद्र ने जो आदिवासी हैं उनकी भाषाओं के अनुवाद और जो संरक्षण है उसके लिए एक एआई पर आधारित ऐप आदिवाणी जो है उसको लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं कि जो ये न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। 1 सितंबर 2025 को केंद्रीय जो जनजाति कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा आदिवासी जो भाषाएं हैं उनके अनुवाद और उनको बचाने के लिए यानी कि उनके संरक्षण के लिए आदिवाणी जो नामक एक ऐप है उसको लॉन्च किया है। और अगर इसके उद्देश्य देखें यानी कि सरकार के इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं इसको लॉन्च करने के पीछे, तो जो जनजातीय भाषाएं हैं उनको डिजिटल और जो वैश्विक स्तर है उसका प्रचार करना है, साथ ही जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको भी सुरक्षित रखना है। जो अनुवाद की सुविधा है यानी कि जो ये ऐप है इसके माध्यम से जो वॉइस है या फिर जो दस्तावेज हैं उनको हिंदी और अंग्रेजी में तुरंत जो है वो अनुवाद कर सकता है। यानी कि यह जो है अगर कोई जो है वो लैंग्वेज नहीं समझ पाता तो उसको जो है यानी कि जो आदिवासियों की लैंग्वेज है उसको यह इंग्लिश या हिंदी में जो है अनुवाद कर सकता है। इसकी शुरुआती भाषाएं जैसे कि वर्तमान में जो भाषाएं हैं वे 5 आदिवासी भाषाएं हैं, जैसे कि मुंडारी जो कि झारखंड में, संथाली पुई ओडिशा के अंदर, गोंडी छत्तीसगढ़ के अंदर और जो भीली है वह मध्य प्रदेश के अंदर इनका समर्थन करता है। और भविष्य में जो है ऐसा लग रहा है कि आगे जो कुई और गारो जैसी अन्य जो भाषाएं हैं उनको भी इसके अंदर जोड़ा जा सकता है। तो जो एआई की तकनीक है उसके माध्यम से जो ऐप है उसको आईआईटी जो दिल्ली बिट्स पिलानी है उसके अंदर, आईआईटी जो हैदराबाद है और जो आईआईटी नया रायपुर है, इनके साथ साथ जो जनजातीय शोध संस्थान हैं उनके सहयोग से जो है इसको विकसित किया गया है। प्रत्येक की जो भाषा है उसके लिए 1 लाख से अधिक जो वाक्य हैं उसका डेटाबेस बनाकर तैयार किया गया है। और जो इसके लक्ष्य हैं कि जो ये ऐप है यह दो आदि कर्मयोगी पहल है उसके हिस्से के रूप में ही देखे जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य 1 लाख जो आदिवासी गांव हैं उनमें से 20 लाख जो स्वयं सेवक हैं, ग्राम अधिकारी हैं या फिर जो सामुदायिक नेता हैं उनकी क्षमता का निर्माण करना है। और जो ये जनजातियां हैं या फिर जो गैर जनजातीय समुदाय हैं उनके बीच में आपस में बातचीत या फिर जो संवाद है उसकी खाई को जो है यह कम करेगा। और अगर इस ऐप के महत्व को जाने तो भारत में जो जनगणना हुई थी 2011 में उसके अनुसार जो अनुसूचित जनजाति हैं उनकी भाषाएं 461 जो हैं वो मिलती हैं और 71 भाषाएं जो हैं वो मातृभाषाएं हैं इनमें से, जिनमें से 81 को जो है असुरक्षित घोषित किया गया है और 82 जो हैं गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। यानी कि कुछ समय के बाद जो है उन पर ऐसा संकट जो है वो मंडरा रहा है कि कुछ समय के बाद कुछ जो 42 के करीब जो है ऐसी लैंग्वेज हैं जिनके जो है वो ख़त्म होने की आकांक्षा जो है वो नज़र आ रही है। जो आदिवाणी ऐप है इन भाषाओं को लुप्त होने से बचाने और जो डिजिटल की साक्षरता है या फिर स्वास्थ्य संवाद के लिए, सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए और जो जनजातीय समुदाय हैं उन तक उनकी जो भाषा है उसको पहुंचाने के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। जो इसकी उत्पत्ति और जो इसकी प्राचीनता जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भाषाएं हैं जैसे कि संथाली, मुरांडी और हो भारत की जो सबसे प्राचीन भाषाएं हैं उनमें से हैं। ये भाषाएं माना जाता है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया हैं
उनसे आए जो प्रोटो ऑस्ट्रोसियाटिक जो लोग थे उनके द्वारा यहाँ पर लाई गई थी, जो कि संभवतः है 5000 से 10,000 वर्ष पहले भारत में बसे थे। तो ये भाषाएं जो हैं मुख्य रूप से जो पूर्वी भारत या फिर जो मध्य भारत है, जिसके अंदर झारखंड, उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल का एरिया है वो आते हैं, उसमें बोली जाती है। और जो ये द्रविड़ भाषाएं हैं जैसे कि गोंडी, कुई और जो कुरुख जैसी जो भाषाएं हैं, ये द्रविड़ भाषा परिवार से जो हैं वो बिलोंग करती हैं। ये भाषाएं दक्षिण भारत की जो प्राचीन द्रविड़ सभ्यता है उससे जुड़ी हुई हैं। और जो मध्य भारत है जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो है ये प्रचलित भाषाएं हैं। इनका विकास 3000 से 4000 वर्ष पहले का जो द्रविड़ भाषा समूह है वहाँ से माना जा रहा है। और जो तिब्बतो बर्मन भाषाएं हैं जैसे कि बोडो, गारो, मिज़ो और जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पर बोली जाती हैं। ये हिमालय का जो एरिया है और जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ से आए जो समुदाय हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जिनका इतिहास देखें तो 2000 से 3000 वर्ष पुराना जो है वो माना जा रहा है। भारत यूरोपीय जो भाषाएं हैं जैसे कि कुछ आदिवासी भाषाएं जैसे भीली या फिर जो भारत यूरोप भाषा का परिवार है उससे इसको संबंधित जो है वो मान रहे हैं, जो बाद में आर्य भाषाओं के संपर्क से विकसित हुई थी। और जो सांस्कृतिक या फिर मौखिक परंपरा, यानी कि अगर हम प्राचीन काल में देखें तो ये भाषाएं जो हैं वे हमें उनका जो समाज है उसके अंदर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उनके अंदर देखने को मिलती थी, यानी कि वे गीत के माध्यम से या फिर वहाँ पर नाटक के माध्यम से जो है मौखिक परंपरा के रूप में इसका जो है वो इस्तेमाल करते थे। जो स्वतंत्रता है उसके बाद में इनको संरक्षण के प्रयास या फिर जो स्वतंत्रता है उसके बाद में भारत की सरकार ने इन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ दिया और जो आदिवासी भाषाएं हैं उनमें इनको शामिल कर दिया, जैसे कि संथाली जिसे 2003 में ऐड किया गया, बोडो और जो मणिपुरी हैं उनको भी जो संविधान की 8वीं सूची है जो अनुसूची है उसके अंदर इसको शामिल किया गया। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, पहली बार 2027 की जनगणना में सभी इमारतों की जियो टैग किया जाएगा। ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? भारत में 2027 की जनगणना जो है वो होने वाली है और उसमें पहली बार जो है जितनी भी इमारतें हैं उनको जियो टैग करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि जनगणना का जो डाटा है उसकी सटीकता और जो स्थान आधारित विश्लेषण है उसमें सुधार देखने को मिल सके। और जो जियो ट्रैकिंग है इसके लाभ जो हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि इससे हमें कौन कौन से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं, जैसे कि सटीक स्थान निर्धारण, इमारतें जो हैं और या फिर वहाँ का जो एरिया है उसकी यहाँ जो भौगोलिक स्थिति है उसके डेटा को प्राप्त करता है और जिससे कि जो जनगणना है उसकी योजना में जो त्रुटियाँ आएंगी उनको कम किया जा सकेगा। और जो बेहतर योजना या फिर जो विकास है, जैसे कि जो स्थान आधारित डाटा होगा उससे शहर या फिर जो गांव का विकास है या फिर उनका जो बुनियादी ढांचा है या फिर उनके बीच में जो संसाधन के आवंटन की योजना है वो अधिक प्रभावी होंगी। यानी कि सरकार के द्वारा अगर कोई योजना चलाई जाती है तो इसके माध्यम से जो है वो सटीक जानकारी सरकार को प्राप्त हो जाएगी और जब वे किसी सुविधा को जो है वो स्टार्ट करेंगे तो वह सुविधा जो है उन तक आसानी से पहुंच जाएगी। और जैसे कि जो डाटा विश्लेषण है उसके अंदर इससे सुधार भी होगा, जैसे जो जियो की टैगिंग होगी इससे जनसंख्या के लिए या फिर जो सुविधाएं हैं और जो सेवाएं हैं उनका विश्लेषण और अधिक आसान हो जाएगा। आपदा प्रबंधन में भी इससे जो है वो हेल्प मिलेगी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके दौरान जो प्रभावित होंगे, यानी कि जो कोई भी संकट आएगा उससे किसी भी एरिया के लोग प्रभावित होंगे तो उनकी जो जांच होगी, कि कौन व्यक्ति जो है वो कहाँ पर है, इसकी पहचान जो है वो जल्दी हो जाएगी
और उनके लिए जो है राहत के लिए अधिक जो है वो मदद जल्दी भेजी जा सकेगी। और जो निगरानी और उसका मूल्यांकन देखें, यानी कि जो सरकारी योजनाएं हैं या फिर जितनी भी परियोजनाएं सरकार के द्वारा स्टार्ट की जाती हैं उनमें भी प्रगति देखने को मिलेगी। जैसे कि कोई स्थान आधारित कोई डाटा होगा, उसके माध्यम से जो है बेहतर ढंग से ट्रैक किया जा सकता है। और जैसे कि जो डिजिटल एकीकरण है, डिजिटल जो मैपिंग है और जो GIS है, उसके साथ जो है इसका एकीकरण यानी कि इसका संयोजन जो है, डेटा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो बढ़ता है। और जो सुरक्षा है या फिर जो प्रशासन है, उसको जो है इससे क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी, जैसे कि अपराध की निगरानी भी रख सकते हैं, यानी कि इसके द्वारा जो है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है इसकी पहचान भी हो जाएगी। तो इससे अगर कोई व्यक्ति गलत काम करने जा रहा है, कोई अपराध करने जा रहा है, तो उसकी निगरानी कर सकेंगे। संपत्ति का प्रबंधन और जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें भी जो जियो ट्रैकिंग है वह उपयोगी होती है। जो GPS की तकनीक है, जियो जो ट्रैकिंग है, जो टैगिंग है, उसमें ग्लोबल जो पोजीशनिंग सिस्टम है उसका भी उपयोग जो है वो होता है, जो कि जो सैटेलाइट है वो सिग्नल भेजती है और उस सिग्नल के माध्यम से किसी स्थान की जो अक्षांश या देशांतर रेखाएं यानी कि जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं उनको रिकॉर्ड करता है और जो उसका डाटा होता है उसकी जो सटीक भौगोलिक स्थिति है उसको प्रदान करता है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, सुप्रीम कोर्ट अल्पसंख्यक संस्थानों को RTE छूट में संशोधन जो है वो किया जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि जो ये न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में जो है इस समय पर क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अल्पसंख्यक संचालित स्कूल हैं उनमें जो शिक्षा का अधिकार है, IET अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग जो है छूट देने के 2014 के जो परमाटी एजुकेशनल एंड जो कल्चरल ट्रस्ट है उस मामले में फैसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सवाल उठाया गया है कि जो RTI है उसके तहत जो 25% सीटें हैं वह कमज़ोर वर्ग या फिर जो वंचित तबके हैं, यानी कि जो वंचित जनजाति हैं या फिर जो जाति हैं, उनके बच्चों के लिए आरक्षित करने का जो प्रावधान है उसकी छूट दी गई है। जो जस्टिस दीपाकर दत्ता और जस्टिस ओसगन जो जॉर्ज हैं उनकी पीठ के द्वारा इस छूट की जो वैधता है उस पर संदेह जो है उन्होंने जताया है और इस पर पुनर्विचार करने के लिए मुख्य जो न्यायाधीश हैं BR गवई उनके पास भेजा गया है। और यह संविधान का जो अनुच्छेद 30(1) है उसके तहत जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं उनको दिए गए विशेष दर्जे और जो RTE के प्रावधान हैं उनके बीच में संतुलन से संबंधित हैं। यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 30(1) है वह क्या कहता है, जो 30(1) है वह जैसे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं या फिर संस्थान हैं उनकी शिक्षा को लेकर जो है अनुच्छेद 30(1) के अंदर जो है वो कहा जा रहा है। यानी कि वह अपनी जो शिक्षा है उसको प्राप्त करने के लिए जैसे कोई स्कूल होता है उसको जो है वो खोल सकते हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी ही हो, यह जो है वो डिपेंड नहीं करती। और जो संवैधानिक प्रावधान है जैसे कि जो अनुच्छेद 29 है वह जो सांस्कृतिक और जो शैक्षिक अधिकार है यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है उसके बारे में अनुच्छेद 29 बताता है। जो अपनी भाषा है या फिर जो लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। यानी कि कोई भी समुदाय हो उन्हें जो है जो उनकी भाषा है या फिर उनकी जो संस्कृति है उसको कायम रखने का अधिकार जो है वो सरकार के द्वारा जो है संविधान में लिखित रूप में जो है वो दिया गया है। और इसके माध्यम से जो है कोई भी नागरिक हो उसके साथ धर्म, नस्ल, जाति या फिर जो भाषा है इनमें से किसी के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ जो शैक्षिक संस्थान है उनमें प्रवेश से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। और जो अनुच्छेद 30 है उसके अंदर जो शैक्षिक संस्थान हैं उनकी स्थापना या फिर प्रशासन का अधिकार, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो अनुच्छेद 30 है उसके अंदर जो अनुसूचित जनजातियां हैं
उनको अपनी जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई भी जो संस्थान है उसकी स्थापना करने की जो है वो अधिकार दिया जाता है। जैसे कि अगर वो जो है किसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए स्कूल स्थापित करना चाहते हैं तो स्थापित कर सकते हैं। और जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। जैसे कि जो अनुच्छेद 25 है वह कहता है कि जैसे जो सभी व्यक्ति हैं उनको धर्म का पालन या फिर अपने धर्म का अभ्यास और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो दी गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो वह अपने धर्म हो वह जिस धर्म को मानता है उसका जो है वो प्रचार कर सकता है। यानी कि उस पर जो है कोई रोक नहीं लगा सकता, वह अपनी इच्छा से जहाँ कहीं भी चाहे वहाँ पर जो है उसका प्रचार कर सकता है, लेकिन वह किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम इस धर्म को अपनाओ ही। और जो अनुच्छेद 26 है वह धार्मिक जो समुदाय हैं उनको अपने जो धर्म के जितने भी मामले हैं उनका प्रबंधन करने और जो संस्थान हैं उनकी स्थापना का अधिकार देता है। यानी कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वह संस्थान भी बना सकता है। और जो अनुच्छेद 27 है वह कोई भी व्यक्ति हो किसी भी विशेष धर्म का हो उसको बढ़ावा देने के लिए कर देने के लिए जो है वो बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि सरकार जो है किसी को भी यह जो है दबाव नहीं डाल सकती। यानी कि कोई किसी धर्म को मानता है तो कोई भी व्यक्ति हो वह उस पर यह नहीं कह सकते कि तुम इस धर्म को मान रहे हो तो तुम्हें जो है ये कर देना पड़ेगा। यानी कि जैसे जो सरकार टैक्स वसूल करती है, यानी कि वो तो सभी से लेती है सरकार तो टैक्स, चाहे सामान छोटा हो या बड़ा हो, छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े सामान पर जो है वो टैक्स लगता है। तो जो सरकार जो है जो टैक्स वसूल करती है उसको जो है किसी एक धर्म पर जो है वो व्यय नहीं कर सकती। जो सरकार है उसको जो टैक्स है वह सभी धर्म के व्यक्ति जो हैं या फिर जितने भी धर्म हैं उनके लिए जो है वो आवंटित कर सकती है, लेकिन किसी एक धर्म पर जो है उसको खर्च नहीं कर सकती। और जो अनुच्छेद 28 है जो सरकारी या फिर जो सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। यानी कि जैसे कि स्कूल कौन कौन से होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, गैर सरकारी स्कूल होते हैं, या फिर जो सरकार के द्वारा संचालित स्कूल होते हैं, या फिर जो मदरसे होते हैं। जैसे जो सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर तो जो है वो धार्मिक शिक्षा जो है वो दी ही नहीं जा सकती। प्राइवेट स्कूलों के अंदर शिक्षा जो है वो दी जा सकती है, जो प्राइवेट हैं या फिर जो सरकार के द्वारा संचालित हैं उन स्कूलों के अंदर जो है वो शिक्षा दी तो जा सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता या फिर किसी भी बच्चे को जो है वो फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम जो है ये जो धर्म हम जिसकी शिक्षा दे रहे हैं तुम्हें इस धर्म को जो है मानना ज़रूरी ही है। यानी कि उस पर थोप नहीं सकते कि तुम्हें ये धर्म मानना है, क्योंकि वह उसकी अपनी इच्छा है कि वह किस धर्म को माने या फिर किस धर्म को ना माने। क्योंकि संविधान में जो है यह भी अधिकार दिया गया है हर व्यक्ति को कि वह अपनी इच्छा से जिस धर्म को जो है मानना चाहता है उसे स्वीकार कर सकता है। और जैसे कि जो मदरसे होते हैं उन स्कूलों के मदरसों के अंदर जो है वो ये धार्मिक शिक्षा जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि जो मदरसे होते हैं उनको तो बनाया ही जो है इसीलिए गया है कि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सके। और जो अल्पसंख्यक होते हैं वे कौन होते हैं, यानी कि जो पिछड़े वर्ग जिन्हें बोलते हैं वह क्या है। भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी परिभाषा जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 है उनके तहत दी गई है। और जो अल्पसंख्यक हैं इसके अंदर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, फारसी और जो जैन हैं ये सब आते हैं। और जो राज्य हैं उनमें भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर तेलुगु भाषी या फिर जो कर्नाटक में कन्नड़ भाषी अल्पसंख्यक जो हैं वो मौजूद हैं। और शिक्षा का जो अधिकार है इसके अंदर और जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं इनके अंदर जो है वो क्या क्या केस अब तक हो चुके हैं। तो जो परमाटी केस है जो कि 2014 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर फैसला दिया था कि जो ITE का अधिनियम 2009 है उसका अनुच्छेद जो 21A है, यानी कि जो अनुच्छेद 21A है वह जो है जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको मुफ्त और जो अनिवार्य शिक्षा है वह देने का अधिकार देता है। और जो धारा
12(1)(c) है उसके अंदर उनके लिए 25% की जो सीटें हैं उनका आरक्षण किया गया है। जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं यह उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि यह उनके अनुच्छेद 30 के तहत जो स्वायत्तता का अधिकार दिया गया है उनका उल्लंघन करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट फैसले जो हैं दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्हें देखें तो जो TMA पाई जो फाउंडेशन केस 2002 है उसके अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उन संस्थानों को स्वायत्तता का अधिकार, लेकिन उचित जो सरकारी विनिमय है उसकी अनुमति। जो आजिब बासा केस था 1968 का, उसके अंदर अल्पसंख्यक जो संस्थान हैं उनको प्रशासन में स्वायत्तता, लेकिन राष्ट्रीय हितों के लिए कुछ नियंत्रण जो है वह स्वीकार किया गया था। आज की हमारी जो लास्ट न्यूज़ रहेगी, RBI की ब्याज दरों में कटौती के बावजूद भारत के 10 वर्षीय बेंचमार्क जो ब्रांड यील्ड है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। तो ये वृद्धि जो है वो क्यों हुई है इसके बारे में जानें। भारत के अंदर जो 10 वर्षीय बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड है उसके अंदर वृद्धि इसके बावजूद जो है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि जो RBI है उसने हाल ही के महीनों में जो रेपो रेट है उसके अंदर 100 आधार अंक यानी कि 1% की कटौती की और इससे जो है 5.50% पर जो है वो लाया गया। उसके बावजूद भी यह दर जो है वो बढ़ गई। तो RBI का जो मुद्रास्फीति पर सख्त रुख है यानी कि जो इसका इन्फ्लुएंस है, RBI की जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने को जो प्राथमिकता दी गई है, जिसके चलते उनकी जो अपनी नीति है उनको न्यूट्रल जो है वो कर दिया गया है, जिससे जो रेपो रेट की दर है उसके कटौती की संभावना सीमित हो गई है। बाजार ने इस रुख को जो है सख्त माना है, जिसके परिणाम स्वरूप जो बॉन्ड यील्ड है उसमें वृद्धि देखी गई है। RBI ने जो वित्त वर्ष 2025-26 है उसके लिए मुद्रास्फीति का जो अनुमान है कि 3.1% तक जो है वो कम किया, लेकिन जो 2026 और 27 की पहली तिमाही के अंदर इसके 4.9% तक बढ़ने की आशंका जताई। इस अनुमान ने जो निवेशक हैं उनमें अनिश्चितता है उसको बढ़ा दिया, जिससे कि जो लंबी अवधि है उसके बॉन्ड्स पर जो यील्ड्स है वह बढ़ गई। और जो सरकारी उधारी या फिर जो GST सुधार हैं उन पर चिंता भी बन गई। जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा प्रस्तावित जो GST के स्लैब्स हैं उनका जो सरलीकरण है, यानी कि जो 4 स्लैब थे उनसे 2 स्लैब जैसे कि 5% और जो 18% के साथ ही सिन गुड्स के लिए 40% की जो दर है उससे अल्पकालीन जो राजस्व है उसमें कमी की आशंका है, जिसका अनुमान जो है 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए है, जिससे कि जो सरकारी उधारी है वह बढ़ने की चिंता और भी बढ़ जाएगी, जिससे कि ब्रांड की जो कीमतें हैं उन पर भी दबाव डाला और ईस्ट का जो है यील्ड जो है वो बढ़ गई। और जो इसके अन्य कारक हैं जैसे कि वैश्विक आर्थिक जो अनिश्चितताएं हैं, जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा लगाया गया टैरिफ, जिसके कारण वैश्विक मंदी की आकांक्षा बढ़ी, उसने भी जो निवेशकों की भावना है उसको प्रभावित किया है। और जो वर्तमान स्थिति देखें तो 31 अगस्त 2025 तक जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है 6.61% थी, जो कि पिछले सत्र से 0.04% अधिक थी और पिछले महीने में 0.24% की वृद्धि दर्शाई गई। और हालांकि यह पिछले साल की तुलना में 0.25 जो है वो कम है। यदि जो मुद्रास्फीति जो है स्थिर रहती है तो भविष्य में जो दर हैं उनमें कटौती से बॉन्ड यील्ड में नरमी आ सकती है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।